Hello everyone. So welcome to the another class of Human Anatomy and Physiology 2 of B.Pharm second semester. तो यहाँ पे जो आज का हमारा टॉपिक है वो छोटा सा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे जाके हम पैथोफिजियोलॉजी में और फार्माकोलॉजी में इन्हीं सारे डिजीज के बारे में देखने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की बहुत सारी पहलुओं को समझने की कोशिश करी रेस्पिरेटरी यूनिट में। तो अब हम उससे आगे कुछ डिजीज भी देखेंगे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को मैनिफेस्ट करती है ना, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है, जिसमें हमारा सबसे पहला डिजीज है वो है कोविड-19 डिजीज, है ना। हम सब लोगों को मालूम है, अगर अभी आप बीफार्म कर रहे हो मतलब है ना, आप वो टाइम पे 9th 10th में पढ़ रहे होंगे या फिर 8th 9th 10th में ऐसे पढ़ रहे होंगे जब कोविड-19 आया था, राइट। वी ऑल नो, है ना, जब 19 20 21 में जब कोविड-19 आया था 2019 2021 में, तो इट वाज अ पैंडेमिक, है ना। इसने बहुत पैनिक सिचुएशन क्रिएट करी थी, पूरा इंडिया लॉकडाउन में चले गया था। इनफैक्ट है ना, दुनिया के बहुत सारे कंट्री जो है लॉकडाउन में चले गए थे, है ना। बहुत ही क्रिटिकल एक सिचुएशन आई थी कोविड-19 वायरस की वजह से। तो ये बेसिकली क्या था, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता था। ये जो वायरस है ये और सिस्टम को भी अफेक्ट करता था, बट बेसिकली जो इसका प्राइम टारगेट रहता था वो आदमी का रेस्पिरेटरी सिस्टम रहता था, और आदमी जो है रेस्पिरेटरी फेलियर होके लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में चले जाता था। तो चलिए देखते हैं कि कोविड-19 डिजीज क्या था। कोविड-19 इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है और एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसमिट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज, जो एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसमिट करता है। रेस्पिरेटरी डिजीज, तो इसका जो बेसिक टारगेट था, बेसिक सिस्टम था जिसको ये अफेक्ट करता था, वो था रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। कॉज्ड बाय वायरस सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसको हम सार्स बोलते हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स कोरोना वायरस 2। ये जो वायरस था इसका नाम क्या था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, है ना, ये जो इसका स्पीसीज है। तो ये जो वायरस था ये हमको एक कंडीशन कराता था जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करता था, उसको हम कोविड-19 बोलते थे। दैट प्राइमरली अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड स्प्रेड मेनली थ्रू द ड्रॉपलेट्स एंड क्लोज कॉन्टेक्ट, है ना। ड्रॉपलेट मतलब क्या होता है कि जब हम बोल रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, स्नीजिंग करते हैं, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि हमारे जो अंदर मॉइस्चर रहता है ना, वो एरोजोल के फॉर्म पे छोटे छोटे जो मॉइस्ट पार्टिकल्स रहते हैं उसके फॉर्म पे क्या करते हैं कि वो स्प्रेड होते हैं, हवा में स्प्रेड होते हैं। तो वही हवा अगर कोई दूसरा आदमी इनहेल कर लेगा तो उन्हीं छोटी छोटी ड्रॉपलेट के अंदर में सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, जो ये वायरस है ये उसके अंदर में बैठा रहता था। वो ऑल नो कि वायरस बहुत छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, बैक्टीरिया से 100 गुना 1000 गुना छोटे हो सकते हैं, बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर रहता है। तो ये जो वायरस है ये वायरस दूसरे आदमी के लंग्स में चले जाता है और वहां पे जाके ये मल्टीप्लाई करता है, रिप्लिकेट करता है, और उसको भी कोविड-19 लगा दे रहा था। और इसकी वजह से ये इतना ज्यादा फैल गया था कम्युनिटी में कि पूरे ऑलमोस्ट सारे दुनिया की इकोनॉमी ठप हो गई थी, पूरे दुनिया के जो कामकाज है ना, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चालू हो गया था और बहुत सारे लोगों की इसमें लाइफ भी गई थी। तो दिस इज अ क्रिटिकल डिजीज, है ना। कोविड-19 डिजीज जो है ये बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता था। होप ये डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो दूसरा डिजीज कंडीशन है जो हमारे सिलेबस में दिया गया है वो है आस्थमा, को इसको आजमा भी बोलता है ना, आस्थमा बोलते हैं बेसिकली, ASTHMA। तो देखते हैं कि आस्थमा क्या है। आस्थमा इज अ क्रोनिक, है ना, मतलब लंबे समय तक चलता है, प्रोलॉन्ग्ड होता है, इन्फ्लामेटरी, जहां पे हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो इन्फ्लेमेशन में चले जाते हैं, है ना। अभी आपने पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ रहे होंगे कि इन्फ्लेमेशन क्या है, राइट। हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, जो बहुत सारे एलर्जेंस बेसिकली की वजह से क्या हो जा रहा है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी पाथवे है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वो क्रोनिकली इन्फ्लाम्ड हो जा रहा है। उसी का ये डिजीज है जहां पे हमारे जो एयरवे है, एयरवे मतलब हमने जो पढ़ा ना कि नेजल कैविटी से हवा है ना, फिर फेरिंग्स में जाती है, फिर वहां से नीचे लैरिंग्स में जाती है, फिर वहां से नीचे ट्रेकिया में जाती है, ट्रेकिया से फिर ब्रोंक्यूल्स में जाता है, फिर सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स में जाता है, फिर टर्सरी ब्रोंक्यूल्स में जाते हैं, फिर एल्वियोलाई में जाते हैं। जो ये पूरा एक रूट है, एक पाथ है, इसको हम बोलते हैं एयरवे, कैरेक्टराइज बाय रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। इस एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है जो रिवर्सिबल होता है, हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, है ना। ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, और जो हमारे ब्रोंकस और सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकस है वो हाइपर रिस्पॉन्स करते हैं। एंड एपिसोड्स ऑफ वीजिंग, वीजिंग मतलब क्या होता है कि एक
म्यूजिकल साउंड जैसा रहता है। जैसे हवा बहुत पतले जो एयरवे है ना, जैसे ये हमारा ट्रेकिया था, फिर यहाँ से ये ब्रोंकियस निकलती थी, फिर यहाँ से सेकेंडरी ब्रोंकियस निकलती थी। तो ये क्या होता है ना, आस्थमा की कंडीशन में ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, इसके अंदर म्यूकस भी सिक्रीशन हो जाता है हाइपर रिस्पॉन्सिव होने की वजह से। तो जो अंदर का हवा जाने वाला लुमेन है ये पतला हो जाता है, छोटा हो जाता है, ये डिक्रीज हो जाता है। तो अब हमको मालूम है कि जैसे पतले संगरे रास्ते से हवा जाता है तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है ना, थोड़ा म्यूजिकल टाइप का ऐसा ऐसा जो साउंड प्रोड्यूस होता है, ऐसे साउंड हमको सुनने को मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं व्हीजिंग साउंड। क्लिनिकल सेटिंग में, हॉस्पिटल में उसको बोलते हैं लोग, है ना, व्हीजिंग साउंड। तो ये व्हीजिंग साउंड सुनने को मिलता है। आदमी को सीवियर ब्रेथलेसनेस होता है, मतलब हाँफता है आदमी, सांस लेने में दिक्कत होता है, ऐसा करता है, राइट। दिस इज अ ब्रेथलेसनेस एंड चेस्ट टाइटनेस, और ऐसा लगता है कि जो छाती है वो एकदम से टाइट हो गई है, और आदमी को बीच बीच में कफिंग भी आ रहा होता है। अगर ये जो है इन्फ्लामेटरी कंडीशन की वजह से हो रहे हैं, जो रिवर्सिबल है और ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिव है, व्हीजिंग भी सुनाई दे रहा है, ब्रेथलेसनेस भी है, चेस्ट टाइटनेस भी है और कफ भी है, तो ऐसे सिचुएशन को हम एज अ होल क्या बोल सकते हैं, आस्थमा बोल सकते हैं। मैंने आस्थमा का पूरा क्लिनिकल, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन डिजीज के बारे में पढ़ाया हुआ है, और इसके मैंने केस स्टडीज भी डिस्कस करी है लेक्चर नंबर 21 में, जो फार्माकोथेरेपेटिक्स 1 बोल के प्लेलिस्ट है ना, उसमें मैंने ये चीजें एक्सप्लेन करी हुई। आप वहां पे जाके भी इसको रिफर कर सकते हो, ताकि आपको आस्थमा क्या है और डिटेल में अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, राइट। तो हमारा जो आज के क्लास का लास्ट टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है, वो आता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, है ना। अगर हम इसके नाम ही को अगर हम देखेंगे, क्रोनिक मतलब जो लंबे समय तक होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब जहां एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, है ना, क्योंकि पल्मोनरी एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो उसको हम सीओपीडी बोलते हैं। तो हम इसका सिस्टमिक डेफिनेशन क्या है वो देखेंगे। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जिसको हम सीओपीडी बोलते हैं, इज अ क्रोनिक प्रोग्रेसिव लंग डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशन। जो एयर फ्लो है ना वो परसिस्टेंटली कम हो जाता है। आस्थमा में क्या था, एयर फ्लो कम हो रहा था मगर वो रिवर्स हो जा रहा था, थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जा रहा था। मगर सीओपीडी में कंटिन्यूअसली परसिस्टेंटली एयर फ्लो जो है वो लिमिट हो रहा है, कम हो रहा है। दैट इज नॉट फुल्ली रिवर्सिबल। ये दो डिफरेंसेस है। सीओपीडी रिवर्सिबल है, फुल्ली रिवर्सिबल नहीं है। आस्थमा रिवर्सिबल है, यूजुअली कॉज्ड बाय लॉन्ग टर्म क्रोनिक एक्सपोजर। आस्थमा था वो जनरली एलर्जी के एक्सपोजर के साथ होता है, एलर्जेंस के एक्सपोजर के साथ होता है, जबकि जो सीओपीडी है वो हार्मफुल पार्टिकल्स, गैसेस, सिगरेट स्मोकिंग, इसकी एक्सपोजर की वजह से लंबे समय तक, अगर सालों तक, दशकों तक इसका एक्सपोजर रहता है, तो वहां पे सीओपीडी होता है। And COPD is clinically characterized by chronic bronchitis and or emphysema। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या होता है कि जो हमारे ब्रोंकियल्स है वो लंबे समय तक इन्फ्लाम्ड रहते हैं, और इम्फाइसेमा मतलब क्या होता है कि जो हमारा एयर सैक जो एल्वियोलाई रहती है उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी जो है वो कंप्रोमाइज हो जाती, वो कम हो जाती। तो अगर ऐसा कंडीशन होता है जो इरिवर्सिबल भी है, बढ़ता ही जा रहा है, और लॉन्ग टर्म हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स के एक्सपोजर में आके जो हुआ है, जो फुल्ली रिवर्सिबल नहीं है, ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं सीओपीडी। इन कॉन्ट्रारी अगर ऐसा कोई कंडीशन है जो एलर्जेंस की वजह से हुआ है, जहां पे एयरवे हाइपर सिक्रेशन कर रही है, हाइपर एक्टिविटी कर रही है, जिसकी वजह से एयरवे टेम्पोरली नैरो हो रहा है, वीट जैसे साउंड देखने को मिल रहे हैं, कफ जैसे साउंड देखने को मिल रहे हैं, ब्रेथलेसनेस देखने को मिल रहा है, तो ऐसे कंडीशन को हम आस्थमा बोलते हैं। आस्थमा और सीओपीडी का मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, डिफरेंस भी एक्सप्लेन किया हुआ है, और दोनों का क्लिनिकल कोर्स प्लस जो इसके केस स्टडीज है वो भी मैंने एक्सप्लेन करे हुए हैं। अगर आपको सीओपीडी के बारे में थोड़ा और अधिक जानकारी चाहिए तो आप लेक्चर नंबर 24 को जाकर रिफर कर सकते हो। मैंने फार्माकोथेरेपेटिक्स 1 के प्लेलिस्ट में जो लेक्चर नंबर 24 है, वहां पे आपको इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और मेरे हिसाब से लेक्चर नंबर अगर आप 26 में जाके देखोगे तो आपको आस्थमा और सीओपीडी दोनों का डिफरेंस भी टेबल फॉर्म में देखने को मिलेगा। होप यहाँ पे आपको ये जो 3 डिजीज कंडीशन है ये आपको समझ में आ गई होगी। पहला कंडीशन था कोविड-19, है ना, ये तो हमको सबको मालूम है, हमने इसको देखा भी है। दूसरा है आस्थमा जो एक एलर्जिक सिचुएशन है, और तीसरा है सीओपीडी जो एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी
ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर है ना। तो इसके साथ जो हमारा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर थे उसका क्लास यहीं पे खत्म होता है ना। आज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर अटेंटिवली लिजनिंग टुडेज क्लास। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। सी यू इन दी अनदर क्लास। थैंक यू।